अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हमने जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है शायरात के सर्वे के हवाले से, उस सिलसिले का एक प्रोग्राम है। और इसमें आज हम बात करेंगे सीनियर शायरा और नक्काद रुखसाना सबा के हवाले से। हमने सवालात कुछ भेजे हुए थे, उनके जवाबात आ गए हैं। अब कोशिश करेंगे कि इख्तिसार के साथ उनके जवाबात आप तक पहुंचाए जाएं। रुखसाना सबा ने पीएचडी की है तवील नज़मों के हवाले से, उर्दू की तवील नज़में। और उनकी ज़िंदगी पढ़ाने में गुजरी है। फिर अंजुमन तरक्की उर्दू में उन्होंने कई बरस काम किया और वहाँ का जो रिसाला है उसमें भी काम किया उन्होंने। आजकल वो सारी मसरूफियात को एक तरफ करके अपने पढ़ने लिखने का काम कर रही हैं। मुशायरों में आती हैं, ख़ास मुशायरों में, और ख़ास किताबों पर भी गुफ्तगू करने के लिए आती हैं या कोई मुज़ाकरा हो। रुखसाना साहबा बहुत अच्छी निज़ामतकार भी हैं, बहुत अच्छी, क्या कहने। शायरी कब आगाज़ की, इस हवाले से वो कहती हैं कि शायरी का बाकायदा आगाज़ 1978 में हुआ था, लेकिन उससे भी ज़्यादा बाकायदा आगाज़ 80 की दिहाई के अवाइल में हुआ। यानी शेर कहने का सिलसिला 1978 में हो गया था, लेकिन बाकायदा जमकर जो शायरी की तरफ वो आई 80 की दिहाई के अवाइल में। और जंग के अदबी सफ़े पर उनका कलाम उस ज़माने में, वो कहती हैं, मुसलसल छपता रहा। फिर वो ये कहती हैं कि 80 की दिहाई में ही, जहाँ तक वो कहती हैं कि मुझे याद है, पहली मरतबा शहनाज नूर, जो हमारी बहुत अच्छी शायरा थी और अब गुज़र गई हैं, उनके घर पर होने वाली शेरी नशिस्त में वो शरीक हुई थी, जिसकी निज़ामत राग़िब मुरादाबादी कर रहे थे। और मेरी खुशकिस्मती कि उस मुशायरे में अज़ीज़ हामिद मदनी और मैशर बदायूनी भी शरीक थे। मज़ीद फिर एक दो और मुख्तसर नशिस्तों में भी मैंने शिरकत की। फिर इमदाद निज़ामी, जो उनकी बहनोई भी हैं और बहुत अच्छे सहाफ़ी और शायर रहे, और कोयटा में बहुत तवील अरसा उन्होंने गुजारा, वो भी मरहूम हो गए हैं। तो वो ये कहती हैं कि इमदाद साहब ने कोयटा में मेरे लिए तारुफ़ी नशिस्तें भी की। और मुझे याद है कि इमदाद निज़ामी जब कराची आते थे तो वो रुखसाना सबा को अपने साथ ख़ास नशिस्तों में ले आते थे। फिर गैप भी आ जाता था जब वो चले जाते थे। वो ये कहती हैं कि मेरा जो अदबी तरबियत का जो दौर हुआ, वो हुआ 1995 में, और ये सिलसिला था हल्क़ाए फ़िक्र जदीद के हवाले से, जिसमें इकबाल मजीदी के घर पर शेरी नशिस्तें और यादगार नशिस्तें होती थीं। अली अदर मलिक, इकबाल मजीदी और अमीरुल इस्लाम हाशमी, ये तीनों ही मरहूम हो गए हैं। वो इन तीनों ने मेरी वालदा को इस बात पर कायल किया कि मुझे, यानी ख़ुद रुखसाना सबा को, मुशायरों में शिरकत की इजाज़त दी जाए, अदबी नशिस्तों में शिरकत की इजाज़त दी जाए, और वो ये मनवाने में भी कामयाब हो गए। तो ये एक अच्छी बात हुई। मेरे वालिद को तो वो कहती हैं वैसे भी एतराज़ नहीं था, लेकिन मेरी वालदा ख्याल करती थी कि लड़की है, नौजवान है, तो कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। चूँकि अली हैदर मलिक अखबार जहाँ में कॉलम भी लिखते थे, तो वहाँ मेरी गुफ्तगू भी छपती रही, मेरा कलाम, तस्वीरें भी छपती रहीं। तो इस तरह फिर वो कहती हैं कि एक वक्त वो भी आया, फ्रोबल एकेडमी, जो कि जालिब कुरैशी ने साल चलाई, और वो कहती हैं कि राशिद नूर उनके साथ होते थे। तो इन दोनों हज़रात ने मुझे बहुत हौसला अफजाई की। फिर मैं निज़ामतें भी करने लगी फ्रोबल में, और बतौर शायरा भी शिरकत करने लगी, और बतौर मज़मून निगार भी मेरी शिरकत वहाँ होने लगी। मेरा दायरा तारुफ इससे खासा फैला। वो ये भी कहती हैं कि हसन आबदी, जो बहुत अच्छे शायर रहे तरक्की पसंदों के, वो ये कहते थे कि इससे तुम्हारी शायरी को नुकसान हुआ है। खैर, तो कराची की वो कहती हैं कि बहुत बुज़ुर्गों ने मेरी हौसला अफजाई की और हम असरों ने भी की। पहला मजमुआ राख रोशन है, निस्बतन बहुत ताख़ीर से आया और 2017 में आया। ताख़ीर की कई वजूह हैं। दूसरा शेरी मजमुआ इशाअत के लिए तैयार है, और वो देखें कब आता है। वो ये भी कहती हैं कि मुझे तलबा की शख्सियत की तामीर और तश्कील में बड़ी दिलचस्पी रही, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और यही वजह है कि मेरे तलबा जो पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, वो उनमें से बेशतर अब भी मेरे राब्ते में हैं और मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं।
सुभान अल्लाह। फिर लेकिन वो ये कहती हैं कि शायरी सारी मसरूफियात के बावजूद ज़ाती तौर पर शायरी से मेरा ताल्लुक़ कभी नहीं टूटा, चाहे मैं मज़ामीन लिख रही थी, चाहे मैं निज़ामतें कर रही थी, लेकिन शायरी के साथ मैं जुड़ी रही। और वो ये कहती हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मेरे मज़ामीन शाया होते रहे, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी नस्र और अपनी शायरी में एक तवाज़ुन बरकरार रखूँ। वो ये कहती हैं कि शायरात के हवाले से मुश्किलात की जो बात की गई है, जो मेरा सवाल था, तो ये कहती हैं कि वो हर दौर में ही शायरात को मुश्किलात दरपेश रही हैं, और पहले तो आपके घर वाले रिश्तेदार ही नहीं चाहते कि आपकी बेटी जो है, आपकी बहन जो है या आपकी बीवी जो है वो इस स्टेज पर आए और मुशायरों में शिरकत करे और शेर सुनाए। जो इज़्दिवाजी मसाइल होते हैं इस हवाले से बहुत नाजुक हो जाते हैं, और बहुत सारे शौहर इस बात को पसंद ही नहीं करते कि उनकी बीवी मुशायरों में जाए, स्टेज शेयर करे शोरा के साथ। और हर शायरा के साथ पहला जो हिस्सा होता है उसका चंद बरस होते हैं, उसे बहुत ज़्यादा शक किया जाता है कि ये ख़ुद ही लिखती हैं या किसी से लिखवाती हैं, और ये शक का दायरा फिर ख़त्म होता है जब वो अपने आप को शायरा प्रूफ कर देती है। सही। तो ये ग्रोहबंदियाँ हैं मुशायरों में बहुत ज़्यादा हैं, और इससे नुकसान होता है, तासुबात हैं, चालबाजियाँ हैं, सोशल मीडिया की वजह से इखलाकी इन्हितात भी पैदा हो गया है और उसमें इजाफ़ा हुआ है। सब अपने तजर्बे खुलकर बयान करें तो बात मज़ीद वाज़ेह हो, ताहम एहतियात और इस्तकामत की क़ुव्वत से काम लेकर ये दुश्वार सफ़र तय किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। जो भी अतराफ़ में ख़राबियाँ हैं सोशल मीडिया की फैलाई हुई, या हमारे अदब के अंदर कुछ गंदी मछलियों ने तालाब को जो है वो गंदा कर दिया है, उसकी रोकथाम हो सकती है। वो ये भी कहती हैं कि संजीदा और बावकार लिखने वालों के लिए सोशल मीडिया एक अहम प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उसके ज़रिए ताज़ा गज़लें, नज़में और नई किताबों की आमद समेत बड़े और अहम तख्लीकारों से जुड़ी हुई ख़बरें हम तक फ़ौरन पहुँच जाती हैं, जो इससे पहले मुमकिन नहीं था। बिल्कुल सही है। सरका, इल्ज़ाम तराशी जैसी बुरी सरगर्मियों का सोशल मीडिया पर ज़्यादा गलबा है, और सस्ती और फौरी शोहरत हासिल करने के लिए भी सबसे बड़ा ज़रिया सोशल मीडिया है। बेबहर और बेवज़न अशार पर सैकड़ों लोग दाद दे देते हैं और उम्दा अशार पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, तो ये सब धोखा ही धोखा लगता है। हाँ, ये सवाल पर कि क्या शायरात ही शायरात की राह में रुकावट हैं, तो ये कहती हैं कि ये सवाल कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता, क्योंकि हसद का जज्बा एक अमूमी जज्बा है, और अपनी शोहरत के लिए ताल्लुकात का इस्तेमाल करना, मुशायरों से एक दूसरे का नाम कटवाना और किसी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए नए नए हथकंडे इख्तियार किए जाते हैं, और वो चाहे मर्द हों चाहे ख़वातीन हों, यानी शायर हों या शायरात हों, सभी इसमें बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल सही बात है। वो ये भी कहती हैं कि जो गैर तख्लीकी लोग हैं उनका कब्ज़ा है जो मंजरनामा है उस पर, और 50-60 साल की उम्र में लोग अचानक शायर बन के नमूदार हो जाते हैं। ये अचानक की तरकीब बहुत अच्छी है, मैं इस पर अलग से भी कभी गुफ्तगू करूँगा कि अचानक एक आदमी आता है और कहता है मैं शायर हूँ। तो ये मसनदें जो वो हासिल करते हैं अपने पैसे की बुनियाद पर हासिल करते हैं, बिरयानियों की देगें बनवाई जाती हैं और पैसे दे के सदारतें, मेहमान खुसूसी, मेहमानान एज़ाज़ी, इसका चलन अब हमारे यहाँ बहुत आम हो गया है। मुशायरों में मेयारी कलाम और अदबी रिवायात से महरूमी की सूरत हाल है, ये बिल्कुल सही है। ऑनलाइन मुशायरों ने सबको इंटरनेशनल होने के इल्ज़ाम में मुब्तला कर दिया है, ये भी बहुत मज़े की बात है। और जो 2-4 अच्छे मुशायरे होते हैं उस पर अदबी अशराफिया काबिज़ है, ये भी बहुत अहम बात है। अदबी अशराफिया बड़े बड़े गुल खिलाती है और काबू पाया हुआ है उसने हमेशा। और वो ये कहती हैं कई अच्छे शायर बुरी तरह नज़रअंदाज हो रहे हैं। सीनियर और बुज़ुर्ग शोरा ने भी इस्लाहे अहवाल की कोई कोशिश नहीं की। बिल्कुल सही बात है। लोग अदम बर्दाश्त का शिकार हैं, लिहाजा तनकीद का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि लोग नाराज़ हो जाते हैं।
اگرچہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر ایسے سوالات اٹھاتے ہیں لیکن مشکلات کا شکار بھی ہوتے ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ میری 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جس میں شعری مجموعہ راک روشن ہے، 2017 میں آیا، اس پر بات ہم کر چکے. تحقیق و تنقید، طویل نظمیں اور جمیل الدین عالی کی طویل ترین نظم انسان 2018 میں آئی. جہات سر سید یہ مرتب کردہ کتاب ہے ان کی، 2017 میں سامنے آئی. ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی اور نقد غالب یہ بھی انہوں نے مرتب کی، 2024 میں آئی. دوسرا شعری مجموعہ اور مطبوعہ مضامین کا مجموعہ اشاعت کے لیے تقریباً تیار ہے. کچھ کتابیں پائپ لائن میں ہیں جو جلد چھپ جائیں گی. تو رخسانہ صبا ایک بہت ہی سنجیدہ شخصیت ہیں ادب کی، اور ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، ساکھ ہے ان کی، اور قرینے سے جو بات ہوتی ہے وہ ادبی تقریبات میں بھی کہہ دیتی ہیں. ہمیشہ میں نے دیکھا مضامین لکھ کر لاتی ہیں اور لکھے ہوئے مضامین ہی پڑھتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی لکھتا ہے کسی کتاب پر یا کسی موضوع پر تو وہ پوری توانائی خرچ کر رہا ہوتا ہے، پوری تحقیق خرچ کرتا ہے اپنی، اور اس کے بعد ایک مضمون کی شکل دیتا ہے اور پھر وہ پیش کرتا ہے. ہمارے ہاں تو منہ زبانی نقاد ہی اب ہیں، منہ زبانی گفتگو کرتے ہیں کسی بھی کتاب پر. کتاب عام طور پر پڑھی بھی نہیں جاتی، ویسے بھی گفتگو کر لیتے ہیں، مجھے سونگ کر گفتگو کرنا ہوتا ہے. لیکن رخسانہ صبا بہت سنجیدہ ہیں، پوری کتاب پڑھتی ہیں، اس میں سے چیزیں نکالتی ہیں، اپنا ایک مقدمہ قائم کرتی ہیں. اور ان کی شاعری جو ہے وہ ان کی غزل ہو یا نظم ہو، وہ بہت اندر ڈوب کر لکھتی ہیں. اس میں داخلیت بھی ہوتی ہے، خارجیت بھی ہوتی ہے، اور جمالیات بھی ہوتی ہے، اور ایک مزاحمتی لہر بھی ہوتی ہے، ایک فیمنزم بھی ہوتی ہے، ایک نسائی لہجہ بھی ہوتا ہے، تو تازگی بھی ہوتی ہے. تو ان کی شاعری ہو یا ان کی نثر ہو یا ان کی پوری شخصیت ہو، وہ ایک دل آویز صورتحال ہے. اور ہماری جو کراچی کی شاعرات ہیں ان میں بہت کم ایسی شاعرات ہیں جو رخسانہ صبا کے برابر آ کر کھڑی ہو سکتی ہیں. اور پوری دنیا میں جو شاعرات ہیں ان میں بھی منتخب ترین شاعرات اور ناقدوں میں سے رخسانہ صبا ہیں. تو مزید بھی کبھی ان پر گفتگو کریں گے. سر دستو یہاں ہم ان پر گفتگو ختم کرتے ہیں. ناہید اعظمی کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے سروے میں حصہ لیا، جوابات دیے، اور رخسانہ صبا کا بھی بہت شکریہ. میں نے ڈاکٹر کا ایک اضافہ ان کے نام کے ساتھ نہیں کیا، لیکن دراصل وہ ڈاکٹر رخسانہ صبا ہیں. تو میں نے چاہا تھا کہ ان کا جو کام ہے اور ان کی کام کی جو قدر و قیمت ہے، شاعری ہو یا ان کی تنقید ہو، اس حوالے سے ڈائریکٹ بات کر لی جائے، لیکن رخسانہ ڈاکٹر رخسانہ صبا ہیں. خالد میں ان کو یہاں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.